गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो लेक्चर 2 जो हम देने वाले हैं वह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है। पिछले क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के विषय में आपको पढ़ाए थे और आज हम उसका दूसरा लेक्चर देने वाले हैं। सबसे पहला आपको समझना होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है तोड़ना। तो चार्ज को आप तीन वे में तोड़ सकते हैं। एक है वन डायमेंशनल, दूसरा है टू डायमेंशनल और तीसरा है थ्री डायमेंशनल। वन डायमेंशनल को हम लोग कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, टू डायमेंशन को हम लोग कहते हैं एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और थ्री डायमेंशन को हम लोग कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको सबसे पहला चीज ये समझना होगा कि चार्ज को हम कितने तरीका से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो तीन तरीका से। पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते किसको है। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम उसके लेंथ पे करेंगे तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कहाँ करते हैं बाबू, उसके लेंथ पे, तो उसको कहते हैं हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग उसके एरिया पे करते हैं तो उसको कहते हैं एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम लोग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन उसके वॉल्यूम पे करेंगे तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब यहाँ पे आप लोग को समझना होगा सबसे पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हेडिंग देते हैं हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग किसके विषय में पढ़ना स्टार्ट किए हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के विषय में। देयर आर थ्री types of charge distribution. Three types of charge distribution. There are three types of charge distribution. हम लोग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप्स में करते हैं, थ्री में। पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला है आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, if distribution of charge across the length if distribution of charge across the length is known as linear charge distribution। चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज per unit
length, charge per unit length is known as linear charge density. Linear charge density. Charge per unit length is known as linear charge density. It is denoted by lambda. इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। तो सिंपली याद रखिएगा कि अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन उसके लेंथ पे होता है, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन उसके लेंथ पे होता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो पहला है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एक फिगर के थ्रू समझाएंगे अभी। लीनियर चार्ज डेंसिटी जो लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम फिगर के माध्यम से अभी समझाने वाले हैं। देखिए कैसे इसका फिगर बनेगा। समझिएगा आप लोग, इसका डायग्राम बना रहे हैं अभी। देखिए ध्यान से, इसके डायग्राम को हम लोग कैसे बनाते हैं समझिएगा इस चीज को अच्छा से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। देखिए मान लेते हैं ये L लेंथ है, इसका लेंथ L है, और इस पे टोटल चार्ज Q दिया हुआ है। लेंथ L है और इसका चार्ज Q है। अगर लैम्डा की बात करते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। और ये होता है चार्ज बाय लेंथ। चार्ज बाय लेंथ। और इसकी बात करेंगे लैम्डा का तो Q बाय L हो जाएगा। Q बाय L। लैम्डा जो होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, और इसका सिंपल फार्मूला होता है चार्ज बाय लेंथ, और लैम्डा का वैल्यू Q बाय L हो जाएगा। लैम्डा का क्या वैल्यू होगा? Q बाय L। क्लियर हो गया? तो सिंपली याद रखिएगा कि अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी के लेंथ के अक्रॉस होता है तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा है आपके पास अब, जिसको टू डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं, उसी को सरफेस चार्ज के नाम से जानते हैं, या एरिया चार्ज के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो दूसरा हो गया आपका सरफेस या एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस ब्रैकेट में एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस या एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस या एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए चार्ज इज, if charge is distributed, if charge is distributed, if charge is distributed across the whole area, whole area
if the charge is distributed across the whole area, then it is known as surface charge distribution. The charge per unit area, the charge per unit area is known as surface charge density. Surface चार्ज डेंसिटी. चार्ज पर यूनिट एरिया को किसके नाम से जानते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी के नाम से. इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा. इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? सिग्मा से. और सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसका वैल्यू होता है चार्ज बाय एरिया. तो सिंपल याद रखिएगा कि अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसके अक्रॉस हो, उसके होल एरिया के अक्रॉस हो, तो उसको हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं. और चार्ज पर यूनिट एरिया को हम किसके नाम से जानते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी. कोई पूछेगा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, तो सिंपल याद रखिएगा कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया को क्या कहते हैं हम लोग? सरफेस चार्ज डेंसिटी. इसको डिनोट किया जाता है सिग्मा से. किससे? सिग्मा से. और सिग्मा का सीधा वैल्यू होता है चार्ज बाय एरिया. सिग्मा का वैल्यू होता है चार्ज बाय एरिया. सिग्मा का वैल्यू होता है चार्ज बाय एरिया. सिग्मा का कोई वैल्यू पूछेगा तो सिंपली याद रखिएगा कि सिग्मा का सीधा वैल्यू होता है चार्ज बाय एरिया. अब देखिए, चार्ज बाय एरिया, सिग्मा को सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं और इसका सिंपल वैल्यू होता है चार्ज बाय एरिया. इसका सीधा वैल्यू होता है चार्ज बाय एरिया. जैसे आपके पास कोई भी टू डायमेंशनल बॉडी है. अब देखिए, इसका रेडियस r दे दिया है, रेडियस r है, और चार्ज इसका टोटल Q है. टोटल चार्ज Q है. तो सिग्मा की बात करते हैं, चार्ज बाय एरिया हो जाएगा चार्ज Q हो गया और एरिया होगा पाई r स्क्वायर. इसका मतलब ये हुआ, ये कांस्टेंट है. मान लो चार्ज भी कांस्टेंट है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस के स्क्वायर का. सरफेस चार्ज डेंसिटी हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर. सरफेस चार्ज डेंसिटी हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर. और यहाँ पे बात करते हैं सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2. इसका सीधा वैल्यू होगा r2 बाय r1 का होल स्क्वायर. r2 बाय r1 का होल स्क्वायर. तो सिंपल याद रखिएगा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं. और यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी हमेशा
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के स्क्वायर का, तो सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 की बात करेंगे तो R2 बाय R1 का होल स्क्वायर होगा। इस पे कंपटीशन में न्यूमेरिकल पूछ दिए जाते हैं, कभी कभी 12th बोर्ड में भी पूछता है। अब देखिए तीसरा है आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा हम बात करेंगे अभी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीसरा हो गया आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इफ द charge is distributed in the whole volume, in the whole volume, whole volume, the distribution, whole volume, then the distribution, of charge is known as वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम is known as volume charge density, volume charge density. It is denoted by रो। इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रो हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसका सीधा वैल्यू होगा वॉल्यूम चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। चार्ज बाय वॉल्यूम को हम लोग कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चार्ज बाय वॉल्यूम को क्या कहते हैं हम लोग? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चार्ज बाय वॉल्यूम को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो सिंपल याद रखिएगा कि अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी बॉडी के होल वॉल्यूम पे पड़ता है तो उसी को क्या कहते हैं? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और याद रखिएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो के नाम से जानते हैं और इसका सिंपल फार्मूला होता है चार्ज बाय वॉल्यूम, चार्ज बाय वॉल्यूम, चार्ज बाय वॉल्यूम, चार्ज बाय वॉल्यूम। अब देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं। जैसे आपके पास मान लो कोई नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, क्योंकि स्फीयर जो होते हैं वही आपको 3 डायमेंशनल को रिप्रेजेंट करेगा। कोई भी सॉलिड स्फीयर है, मान लीजिए
ये एक सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है लेकिन नॉन कंडक्टिंग है। रेडियस r है और चार्ज q है। अब देखिए ये आपके पास नॉन कंडक्टिंग हो गया। ये कैसा हो गया? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अब रो की बात करते हैं तो चार्ज बाय एरिया, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, सॉरी चार्ज बाय वॉल्यूम। मान लीजिए चार्ज Q है और इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो ये कांस्टेंट है। तो रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब। तो ρ1/ρ2 की बात करते हैं r2 अपॉन r1 का होल क्यूब। r2 अपॉन r1 के होल क्यूब को हम क्या कहते हैं? रो। रो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब, रो जो है हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस का क्यूब। इसीलिए अगर हम बात करते हैं ρ1/ρ2 का तो सिंपली याद रखिएगा ρ1/ρ2 का वैल्यू होता है, ρ1/ρ2 की बात करिएगा तो सिंपल याद रखना है r2/r1 का होल क्यूब हो जाएगा, r2/r1 का होल क्यूब हो जाएगा। तो ये था आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के विषय में। हमने अभी जो पढ़ाए हैं ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो निकालना है आपको, लेकिन किस केस में? तो अब आपको निकालना है यहाँ पे एक्सिस पॉइंट पे रिंग के चलते। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द, कैलकुलेट बोर्ड में पूछ देता है कभी कभी, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द चार्ज रिंग at the axis point। आपको एक्सिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना है चार्ज रिंग के चलते। तो मान लो ये एक रिंग हो गया, जो आप लोग अंगूठी पहनते हैं उसी को रिंग कहते हैं। इसका अंदर का पार्ट्स होलो होता है। ये मान लीजिए इस तरीका से दिया हुआ है, ये एक चार्ज रिंग है, यही चार्ज रिंग हो गया मान लीजिए। अब देखिए इसके बाद ये सेंटर पॉइंट है, इसका रेडियस ये r है मान लीजिए। एक छोटा सा पार्ट्स काट लिए हैं हम, इस चार्ज का नाम dq देते हैं। इस रिंग का टोटल चार्ज q है और इसका रेडियस r दिया हुआ है। इस रिंग का टोटल चार्ज आपको q दिख रहा है
और मान लेते हैं इसका रेडियस क्या है, r है। टोटल चार्ज q है और रेडियस r है। अब आपको मान लीजिए इसके एक्सिस पॉइंट पे निकालना है, तो जहां कहीं निकालना होता है वहां पे कौन सा चार्ज लेते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जिस किसी पॉइंट पे आपको जिस किसी का भी वैल्यू निकालना हो वहां पे हमेशा हम लोग क्या लेते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो मान लीजिए यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए मान लेते हैं ये सेंटर से इसका डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है x। तो ये जो डिस्टेंस होगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये छोटा सा चार्ज है, ये x एक्सिस है, तो ये d होगा। अब देखिए अगर ये d है, ये आपका थीटा है, तो निश्चित ये भी थीटा होगा और ये कंपोनेंट आपका d cos थीटा होगा। और ये कंपोनेंट की बात करते हैं तो de sin थीटा। उसी तरीका से जैसे आपने नीचे काटे हैं, उसी तरीका जैसे ऊपर काटे हैं उसी तरीका से आप नीचे भी काट सकते हैं। और नीचे भी काट करके इसी तरीका से हम लोग एक पार्ट्स लेते हैं। देखिए ये छोटा सा पार्ट्स फिर काटे हैं। जैसे ही काटेंगे यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिखना पड़ेगा हमें। d, ये d cos थीटा है, ये भी थीटा होगा बाबू, तो ये भी थीटा ही होगा। और ये कंपोनेंट इसका d cos थीटा होगा फिर, और ये कंपोनेंट इसका d sin थीटा होगा। हमने क्या किए हैं, एक चार्ज रिंग लिए हैं जिसका चार्ज q है और रेडियस r है। जिसका चार्ज q है और रेडियस आपको r दिखाई दे रहा है। जिसका चार्ज q लिए हैं और रेडियस हमने r ले लिए हैं। हमने क्या किए हैं, एक छोटा सा dq पार्ट्स ऊपर में काटे हैं और dq नीचे में भी काटे हैं। अब देखिए यहां से जिस पॉइंट पे निकालना होता है उस पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। इधर d हो गया, इधर भी d गया। ये थीटा है तो ये कंपोनेंट d cos थीटा और ये d sin थीटा। उसी तरीका से ये थीटा है तो d cos थीटा और d sin थीटा। आप देखिए ध्यान से y एक्सिस के अलॉन्ग d sin थीटा एक दूसरे को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अलॉन्ग y एक्सिस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा आपको वह किस एक्सिस के अलॉन्ग मिलेगा, x एक्सिस के अलॉन्ग। एक बार फिर समझिए, हमने एक रिंग लिया है जिसका टोटल चार्ज q है, रेडियस r है। हमने ऊपर में एक छोटा सा पार्ट्स काटे हैं dq चार्ज, नीचे में भी dq काटे हैं। उसके बाद ये डिस्टेंस अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, क्योंकि 90 के सामने है हाइपोटेनियस, ये d है, ये थीटा, तो ये कंपोनेंट d cos थीटा। उसी तरीका से ये d है थीटा, तो d cos थीटा, ऊपर में d sin थीटा, नीचे में भी d sin थीटा। साइन थीटा वाले एक दूसरे को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। तो देखिए यहाँ पे अलोंग y एक्सिस अगर कोई पूछेगा तो नेट 0 हो जाएगा। अलोंग y एक्सिस आपको दिखाई दे रहा है कि नेट वैल्यू 0 हो जाएगा। अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस d नेट बराबर 0। अलोंग x एक्सिस d नेट की बात करते हैं हम लोग, तो 2 गो है तो 2de cos थीटा। x एक्सिस के अलोंग दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 2d cos थीटा, 2d cos थीटा, 2d cos थीटा। अब देखिए 2d cos थीटा तो निकल गया इसका वैल्यू। अब हम सबसे पहले d निकाल के दिखाते हैं।
तो देखिए ये अलोंग एक्स एक्सिस हो गया, फिगर अच्छा से समझ चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो 2 और डी का वैल्यू होगा डी क्यू के, जिसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन के डी क्यू बाई बीच के सेपरेशन का स्क्वायर, तो बीच का सेपरेशन हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू थीटा की बात करते हैं तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा यहां से, कॉस थीटा की बात कर रहे हैं तो थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसपे थीटा बनता है उसको बेस, और 90 के सामने को हाइपोटेनियस कहते हैं। तो आप जानते हैं कॉस थीटा की बात, तो b बाय एच होता है, तो b यहाँ पे x हो गया, तो x बाय क्या हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसके आगे जैसे ही हम लोग एक स्टेप और बढ़ेंगे तो यहां से 2k डी क्यूब इंटू एक्स बाय, बाबू रूट्स खत्म हो जाएगा तो ये बचेगा आपको आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। तो यहां से 2k डी क्यूब इंटू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये डी स्मॉल डी नेट निकला है, ये स्मॉल डी नेट निकला है। अब देखिए टोटल चार्ज का, टोटल जो रिंग है उसका चार्ज हमने Q माने थे, और उसको हमने सेंटर पॉइंट से दो पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, एक ऊपर पार्ट्स दूसरा नीचे पार्ट्स। तो टोटल चार्ज Q है, ऊपर का पार्ट्स का चार्ज हो जाएगा Q/2 और नीचे का पार्ट्स का चार्ज भी क्या हो जाएगा Q/2। इसका मतलब जब हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो चार्ज का जो लिमिट लेना पड़ेगा वह 0 से Q/2 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? 0 से Q/2। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जैसे ही इंटीग्रेशन आप लोग करिएगा नेट निकल जाएगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग। जैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे इसको तो देखिए कैसे वैल्यू निकलता है इसका। DE नेट 0 से E बराबर 2K बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 बाहर निकल जाएगा। DQ का इंटीग्रेशन 0 से Q/2। अब यहां से E नेट का सीधा वैल्यू निकल जाएगा इंटू एक्स। E नेट की बात करते हैं तो 2K x इंटू Q/2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये 2 कैंसिल हो गया। तो E नेट कहां पे? एक्सिस पॉइंट पे। Q इंटू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर का पावर आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पॉइंट पे क्या होता है तो सिंपल याद रखिएगा Q इंटू एक्स बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। Q इंटू एक्स बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। कोई भी आपसे पूछ देगा
कि बताइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिंग चार्ज के चलते उसके एक्सिस पॉइंट पे क्या होता है। तो सिंपली रट जाइएगा, एक्सिस पॉइंट पे इसका सिंपल वैल्यू होता है Q इंटू एक्स बाय 4πε0 r² का पावर 3/2 r² का पावर 3/2। तो अगर कोई पूछ देगा आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू किसके चलते, तो रिंग के चलते, किसके चलते, रिंग के चलते, कहाँ पे, एक्सिस पॉइंट पे कोई पूछेगा तो आप सिंपल याद रखिएगा Q इंटू एक्स बाय 4πε0 r² का पावर 3/2। अब यहाँ पे आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कहाँ कहाँ जीरो होगा। तो सिंपली देखिए, जब x का वैल्यू जीरो होगा तो उस समय में भी जीरो होगा, जब x का वैल्यू इन्फिनिटी होगा तब पर भी जीरो होगा। तो एट x बराबर जीरो, डेट इज x का वैल्यू जीरो है, इसका मतलब डेट इज सेंटर पॉइंट, x का वैल्यू जीरो है, इसका मतलब सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। एट x बराबर जीरो, डेट इज सेंटर पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो हो जाएगा, सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो होगा। फिर एट x बराबर प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो, ई नेट की बात कोई पूछेगा तो याद रखिएगा ई नेट का वैल्यू जीरो, सेंटर पॉइंट पे जीरो, और प्लस इन्फिनिटी पे भी जीरो और माइनस इन्फिनिटी पे भी जीरो। याद रखिएगा रिंग के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कहाँ कहाँ जीरो होता है, तो सेंटर पॉइंट पे, प्लस इन्फिनिटी पे और माइनस इन्फिनिटी पे। अब आपके मन में आएगा कि मैक्सिमम कहाँ पे होता है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम प्रूव करना पड़ता है, लेकिन सीधे याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू प्लस माइनस r/√2 पे होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम एट x बराबर प्लस माइनस r/√2। प्लस r/√2 पे भी मैक्सिमम होता है और माइनस r/√2 पे भी मैक्सिमम होता है। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू सेंटर पॉइंट पे जीरो होता है, प्लस इन्फिनिटी पे जीरो होता है, माइनस इन्फिनिटी पे जीरो होता है, और मैक्सिमम कहाँ पे होता है, प्लस माइनस r/√2 पे, प्लस माइनस r/√2 पे, प्लस माइनस r/√2 पे इसका वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम। अब इसका हम ग्राफ की बात करते हैं। तो देखिए ग्राफ की बात करिएगा, ये रट जाना है कि सेंटर पॉइंट पे जीरो होता है, प्लस इन्फिनिटी पे जीरो होता है, माइनस इन्फिनिटी पे जीरो होता है, और मैक्सिमम कहाँ कहाँ पे होता है, प्लस माइनस r/√2 पे, प्लस माइनस r/√2 पे, प्लस माइनस r/√2 पे। फिर हम बात करते हैं इसका ग्राफ का। तो देखिए ग्राफ इसका कैसे खींचा जाता है। ग्राफ y एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू लेते हैं और x एक्सिस पे हम लोग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस, प्लस इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, ये ई हो गया। अब देखिए सेंटर पॉइंट पे जीरो होता है, प्लस r/√2 पे मैक्सिमम होगा,
मैक्सिमम होगा यहाँ पे, प्लस r/√2 पे भी मैक्सिमम होगा इसका वैल्यू, प्लस r/√2 पे मैक्सिमम होगा, यहाँ पे E का वैल्यू मैक्सिमम होगा, E मैक्स। फिर उसके बाद माइनस r/√2 पे भी मैक्सिमम होगा, इधर 0 हो गया, तो मैक्सिमम याद रखिएगा प्लस r/√2 पे होता है और माइनस r/√2 पे होता है। प्लस r/√2 पे भी मैक्सिमम होगा और माइनस r/√2 पे भी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ग्राफ का बात करते हैं तो सिंपली रट जाना है आपको कि E का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ कहाँ पे होता है, प्लस r/√2 पे, माइनस r/√2 पे, और x का वैल्यू 0 रहेगा सेंटर पॉइंट पे तो 0 होगा, प्लस इन्फिनिटी पे 0 होगा, माइनस इन्फिनिटी पे 0 हो गया। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस x का ग्राफ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस x का ग्राफ यही होता है। अब देखिए इसके आगे अगले दिन पढ़ाएंगे, ये जितना पढ़ाया गया है इसको अच्छे से सभी लोग, जैसे 12th का जो भी बच्चे हैं और टारगेट के जो भी लोग हैं वे सभी पढ़ लीजिएगा। तब अगले दिन इसके आगे हम लोग बात करेंगे कुछ और चीज़ सब के विषय में। आज यहीं तक पढ़ा करके क्लास को रोक रहे हैं, तब तक सभी लोग बढ़िया से सबको पढ़ते हुए नोट्स बना लीजिएगा।